नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी स्टार्टअप महाकुंभ का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ के में उद्यमियों और सभी हितधारकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप महाकुंभ एक मंच है और जो स्टार्टअप, इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों की दुनिया से हितधारकों को एक साथ लाता है। प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप महाकुंभ में प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है, जिसमें रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई, जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम कर रहा है। भारत मंडपम में जारी स्टार्टअप महाकुंभ में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और 50,000 व्यावसायिक आगंतुक भी शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण में तमिलनाडु के 39, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3 सीट सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। इस बीच पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिला है। दिल्ली में मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीओ आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बीजेपी में बैठक का दौर जारी है। कल देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यवार नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी किसानों और व्यापारियों को खुश रखने का काम करेगी। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि डेरेक ओब्रायन और उनकी पार्टी के नेता नया संविधान बनाना चाहते हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग के पास देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और यह राज्य के निर्वाचन आयोग की तरह काम नहीं करेगा, जो वो सब करे जो ममता बनर्जी उनसे कहेंगी। जनता चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 3 अधिकारियों के नाम मांगे थे। आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर और लोकसभा चुनाव को देखते हुए संजय मुखर्जी को यह जिम्मेदारी दी है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने कहा कि डीके सुरेश अपने संसदीय क्षेत्र में मुफ्त वस्तुएं बांट रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि डीके सुरेश पिछले 48 घंटों में 4 लाख से अधिक प्रेशर कुकर वितरित कर चुके हैं। कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग से डीके सुरेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी पीएमके के बीच मंगलवार को सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। भाजपा ने पीएमके को 10 सीटें दी है। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं पर कहा कि सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि लोग धार्मिक प्रचार प्रसार न करें। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ अमृतसर के रंजित एवेन्यू इलाके में फ्लैग मार्च किया।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 12 साल के आयुष और 8 साल के हनी की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया और भीड़ ने जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। बदायूं में हुई 2 मासूमों की हत्या की घटना के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले के दिनहाटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले की खबर है। ममता सरकार में राज्य मंत्री उदयन गुहा की रैली के दौरान यह वाकया हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने दावा किया कि जब उनका काफिला इलाके से निकल रहा था तो टीएमसी की रैली स्थल से पथराव किया गया। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गाजीपुर सीमा पर लगाए गए सीमेंटेड बैरिकेड्स को हटाने का काम शुरू कर दिया है। बैरिकेड्स हटाने से लोगों के लिए यातायात सामान्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 मार्च को भूटान की राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने के अनुरूप है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे। यह यात्रा दोनों पक्षों के हितों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। वहीं भूटान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। लोकपाल ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मोइत्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं जो गहन जांच के योग्य हैं। यह निर्देश भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे की शिकायत पर फैसला करते हुए आया है। लोकपाल ने सीबीआई को मोइत्रा के खिलाफ आरोपों के सभी पहलुओं पर 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने और जांच के बारे में हर महीने समय समय पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल के रामनवमी समारोह के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित साजिश में 11 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां एनआईए द्वारा 6 मामलों में 16 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के 1 महीने से भी कम समय में हुई है। ये 11 आरोपी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में शामिल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। अमरनाथ यात्रा की तारीख घोषित होने का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। जम्मू कश्मीर के राजभवन में अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आज अहम बैठक प्रस्तावित की गई है। इसमें यात्रा तिथियों की घोषणा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के निर्वाचित एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आजमगढ़ के पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गुड्डू जमाली समेत 3 और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत और महामोग्गलाना के अवशेष थाईलैंड से भारत वापस लाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना अड्डे पर उनका स्वागत किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में व्यापारियों, विक्रेताओं और दुकानदारों के साथ बैठक की। गोरखपुर नरकटिया रेलखंड पर बगहा रेलवे स्टेशन के समीप मिलिट्री स्पेशल ओडीसी मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतर गई। सेबी ने कंपनियों को आईपीओ के बारे में जानकारी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में देने का प्रस्ताव दिया। सेबी के इस कदम से निवेशकों के लिए ऑफर के अहम फीचर को समझना आसान होगा। सेबी के प्रस्ताव पर हितधारकों से 9 अप्रैल तक टिप्पणी मांगी गई है। प्रस्ताव के अनुसार ऑडियो विजुअल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके प्रत्येक वर्जन की अवधि अधिकतम 8 मिनट होगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए प्योर वेज मोड सेवा शुरू करने की घोषणा की है। प्योर वेज फ्लिट में केवल शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां को शामिल किया जाएगा। प्योर वेज फ्लिट के लिए लाल डिलीवरी बॉक्स के बजाय हरे डिलीवरी बॉक्स का उपयोग किया जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के विकास का ब्यौरा देते हुए कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2026 में चलने लगेगी। यह हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर सूरत से एक खंड पर चलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्टेशनों के कॉरिडोर के लिए भारत में पहली बार स्लैब ट्रैक प्रणाली तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन इस रूट पर कुल 24 नदी पुलों, 28 स्टील ब्रिज और 7 पर्वतीय सुरंगों को पार करेगी। अग्रिम कर संग्रह बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.88% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय एयरटेल की इकाई भारती हेक्साकॉम को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। हेक्साकॉम के आईपीओ में नहीं किया जाएगा कोई नया शेयर जारी, यह पूरी तरह बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस कंपनी का गठन चल संपत्ति गतिविधियों को पट्टे पर देने के लिए किया गया। सरकार ने कृत्रिम मेधा से संबंधित स्टार्टअप के वित्त पोषण और समर्थन के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निश्चित की है और अगले वित्त वर्ष में इस योजना की शुरुआत होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गठित स्टार्टअप हब के सीईओ जितेंद्र विजय ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के जरिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए एक बड़ा वित्त पोषण कार्यक्रम चला रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिम पर ब्याज दर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि डीसीबी बैंक पर लगाया गया है 63.6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर द्वारा कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की 5 किफायती आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया। देश के 17 राज्यों ने साप्ताहिक नीलामी के जरिए 50,206 करोड़ रुपए जुटाए। इससे राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर यील्ड राज्य प्रतिभूतियों की उपज बढ़ी है। नीलामी में 10 वर्ष के परिपत्रों के लिए कट ऑफ यील्ड का दायरा 7.44 से
7.50% रखा गया था, जबकि पिछली नीलामी का दायरा 7.36 से 7.41% था। टाटा स्टील ने किया नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए 2700 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान। टाटा स्टील की तरफ से जारी किए गए डिबेंचर्स की अलॉटमेंट 27 मार्च से शुरू हो जाएगी और इनकी मैच्योरिटी 3 साल की यानी 26 मार्च 2027 तक होगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह 2:57 पर पाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। वहीं भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को पनामा पेपर से जुड़े भ्रष्टाचार के 3 मामलों में बरी कर दिया है। हसन और हुसैन नवाज पर 2018 में पनामा पेपर से संबंधित एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों का आरोप लगाया गया था। जांच में सहयोग नहीं करने और लंदन चले जाने पर गत 2018 में दोनों भाइयों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने पिछले साल 9 मई को हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ किए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने घोषणा की है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ऋण को अनुदान में बदलने के लिए चीन के साथ शुरू किए गए राजनयिक प्रयास। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने कहा कि देश हवाई अड्डे से आय जुटाने में विफल रहा, जिससे ऋण और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ऋण को अनुदान में बदलने के लिए चल रही है बातचीत। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहियो में अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनावों को जीत लिया है। पिछले हफ्ते अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवार बनने के बाद दोनों को और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। ओहियो में मिली जीत के बाद ट्रंप को एरिजोना, फ्लोरिडा, इलिनॉइस और कैंसस में प्राइमरी चुनाव आसानी से जीतने की उम्मीद। वहीं बाइडेन फ्लोरिडा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जीत कर सकते हैं हासिल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने एक बयान में कहा कि सुनक और ओबामा की बातचीत के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसा मुद्दा भी चर्चा का विषय बना। दोनों के बीच एआई के अलावा कई अन्य मसलों पर भी बातचीत हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडोमिर ज़ेलेंस्की ने रूस से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमले से बचने के लिए अपनी हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। एक वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना लगातार यूक्रेनी क्षेत्रों में बमबारी कर इसे तबाह करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि रूसी सैन्य बलों ने सुमी क्षेत्र के निर्देश लोगों को लक्षित करके 200 से अधिक बम गिराए। रूस और यूक्रेन में जारी इस युद्ध के बीच रक्षा सामग्री मुहैया करने के लिए ज़ेलेंस्की ने जर्मनी और अमेरिका का आभार जताया। गुवाहाटी में कल से स्पेशल एथलीट की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत को चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा ने कहा कि स्पेशल एथलीट्स के खेलों को देश में और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड और एसेक्स के पूर्व लेग स्पिनर रॉबिन हॉब्स का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉब्स ने भारत के खिलाफ साल 1967 में हेडिंग्ले में डेब्यू किया था।
ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानु ने पीठ की चोट के कारण मायामी ओपन से नाम वापस ले लिया है। हालांकि उनकी मैनेजमेंट कंपनी ने कहा है कि ये चोट बहुत गंभीर नहीं है। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रूस यूरो 2024 की मेजबान जर्मनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिटायरमेंट से वापस आए हैं। 34 वर्षीय क्रूस ने कहा कि वे जर्मनी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से जुड़े एक रिश्वत के मामले की बार्सिलोना कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई में स्पेन फुटबॉल एसोसिएशन की रेफरिंग कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कोर्ट के समक्ष पेश हुए। ब्राजील के फुटबॉलर डैनी एल्वेस ने सजा के खिलाफ अपील कर फैसला आने तक जेल से रिहाई की मांग की है। उन्होंने कोर्ट को कहा कि वे भागेंगे नहीं। एल्वेस को पिछले महीने दुष्कर्म के आरोप में 4.5 साल जेल की सजा सुनाई थी। ब्राजील फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और एसी मिलान क्लब के पूर्व स्ट्राइकर रोबिन्हो दुष्कर्म के एक मामले के संबंध में आज ब्राजील की अदालत के समक्ष पेश होंगे। ओसासुना के खिलाफ हुए मैच के दौरान विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी को नजरअंदाज किए जाने को लेकर रियल मैड्रिड ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी इस महीने अमेरिका में होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मेसी चोट के चलते किसी भी मैच में नहीं उतर पाएंगे। फ्रांस की टीम इस महीने होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में अपने स्टार खिलाड़ी ग्रिजमैन के बिना मैदान पर होगी। ग्रिजमैन एड़ी में लगी चोट के चलते राष्ट्रीय टीम के साथ नहीं होंगे। लाजियो फुटबॉल क्लब ने इगोर टुडोर को मॉरिजियो सारी की जगह पर क्लब का नया मैनेजर नियुक्त किया है। टुडोर ने क्लब के साथ 18 महीने का अनुबंध किया है। कॉन्मेबोल ने सोमवार को पेराग्वे में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल म्यूजियम को फिर से खोल दिया। इस म्यूजियम को मूल रूप से 2009 में खोला गया था, अब ये नए रूप में सामने है। लॉस एंजलिस डोजर्स और सैन डिएगो पैड्रेस ने 2024 के मेजर लीग बेसबॉल के उद्घाटन मैच से पहले अभ्यास किया। मेजर लीग बेसबॉल का ओपनर दक्षिण कोरिया में खेला जाएगा। अमेज़न प्राइम वीडियो ने अपने दर्शकों के लिए मनोरंजन का पिटारा खोल दिया है, जिसमें 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 59 फिल्में और वेब सीरीज की घोषणा है। फिल्म निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा बनी फिल्म ग्राउंड जीरो में नजर आएंगे। इमरान हाशमी भारतीय सेना अधिकारी की निभाएंगे भूमिका। कट्टर थलापति विजय हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए केरल पहुंचे, जहां फैंस उन्हें देखकर बेकाबू होते नजर आए। इस अफरा तफरी में एक्टर की लग्जरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का नया प्रोमो शेयर किया। अमिताभ बच्चन इन दिनों प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन की फिल्म कल्कि 2898 AD की कर रहे हैं शूटिंग। फिल्म पटना शुक्ला 29 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। सोनू सूद की नई फिल्म फतेह में एक्टर को देखा जाएगा जबरदस्त एक्शन रोल में। एक्टर आयुष शर्मा की नई फिल्म रुस्लान 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट दक्षिण भारत में भी होगा उपलब्ध। अब 4 मूवी टिकटों के लिए लगेंगे केवल 349 रुपए। फिल्म लुटेरे 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज का हुआ ऐलान। फिल्म का पोस्टर भी किया गया जारी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।